Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 14th February 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing jobs exams are: first question. When planning care for a 14 years old female who is pregnant, a nurse should recognize that adolescent is at risk of. देखिएगा, WHO के अनुसार 9 ईयर्स 10 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक एज ग्रुप एडोलेसेंट के नाम से जाना जाता है। 10 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे एडोलेसेंट ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं। आपको बताना है कि एक 14 इयर्स ओल्ड एडोलेसेंट अगर प्रेग्नेंट है तो इसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा डेवलप होने की संभावना है। ऑप्शन ए ग्लूकोज इनटॉलरेंस, ऑप्शन बी फीटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ऑप्शन सी इनकम्पिटेंट सर्विक्स, ऑप्शन डी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। 14 इयर्स की प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की संभावना सबसे ज़्यादा है? द राइट आंसर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आइए इसके बारे में और जान लें। एडोलेसेंट एट हायर रिस्क फॉर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस सच एज, एडोलेसेंट एज में यदि वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो इस दौरान ये सभी कॉम्प्लिकेशंस उसमें डेवलप होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल्स हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री टर्म लेबर, लो बर्थ वेट बेबीज, cephalopeLVic disproportion, sexually transmitted diseases, substance abuse। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा हम किसे सही नहीं कर सकते? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, एलिवेटेड क्रिएटिनिन, डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो उसे डायलिसिस के द्वारा आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, बेहतर नहीं बना सकते। इसके अलावा बढ़े हुए सोडियम के लेवल यानी हाइपरनेट्रीमिया को बढ़े हुए पोटेशियम के लेवल यानी हाइपरकैलीमिया को और क्रिएटिनिन के बढ़े हुए लेवल को हम डायलिसिस के द्वारा ठीक कर सकते हैं। Question number 3, purpose to administer erythropoietin into a patient suffering from chronic renal failure। एक ऐसा पेशेंट जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर से सफरिंग है यानी किडनी सही काम नहीं कर रही है, इस पर्सन को हम इरिथ्रोपोइटिन क्यों देते हैं? आपके ऑप्शंस हैं एलिवेट डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट को बढ़ाने के लिए, एनहेंस मैचुरेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स के मैचुरेशन के लिए,
इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए, या फिर स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए। किडनी फेलियर वाले पर्सन को इरिथ्रोपोइटिन क्यों दिया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, हमारी किडनीज के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन नाम का सब्सटेंस रिलीज किया जाता है और ये सब्सटेंस क्या करता है कि आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अब मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर क्रॉनिक रीनल फेलियर का कंडीशन या डिजीज है, यानी इसकी किडनी पहले से ही सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो इसमें इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज नहीं होगा। इरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तो आरबीसी की संख्या इस पर्सन के अंदर कम देखी जाएगी। तो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस पर्सन को, रीनल फेलियर वाले पर्सन को, हम इरिथ्रोपोइटिन सब्सटेंस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नर्सिंग इज अ theoretical body of knowledge that prescribes analysis and action to care for an ill person. This is proposed by। आपको इस पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और फिर बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नर्सिंग इज अ थियोरिटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज दैट प्रिस्क्राइब्स एनालिसिस एंड एक्शन टू केयर फॉर एन इल पर्सन। ऑप्शन ए कैलिस्टा रॉय, ऑप्शन बी वर्जीनिया हेंडरसन, ऑप्शन सी मराठा रॉजर्स, ऑप्शन डी बैटी न्यूमैन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये स्टेटमेंट या ये थ्योरी कैलिस्टा रॉय द्वारा दी गई थी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिफाइंड दैट द नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप इवॉल्विंग थ्रू ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉइटेशन, रिजोल्यूशन। आपको बताना है कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इवॉल्विंग थ्रू ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड रिजोल्यूशन, ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए मैडलिन लेनिंजर, डॉर्थिया ऑरम, हिल्डेगैर्ड पेप्लाउ, बैटी न्यूमैन। The right answer is option C. Hildegard Peplau have given this definition. Take a screenshot for your revision. Question number 6. Supplementary iron and vitamin therapy should be started for all pregnant women from। प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन और विटामिन सप्लीमेंट किस सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद से दिया जाना शुरू कर देना चाहिए? 12 वीक्स ऑनवर्ड, 12 सप्ताह बाद से, 16 सप्ताह बाद से, 20 सप्ताह बाद से या 24 सप्ताह बाद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The right answer is option A, 12 weeks onwards. Question number 7. The daily requirement of calcium during second half of pregnancy is। प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ के बाद कितना कैल्शियम हर दिन आवश्यक है?
560 mg, 1000 mg, 1500 mg, 2000 mg. The right answer is option B. It is 1000 mg. गौर कीजिएगा, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज 1000 mg एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन इज 1500 mg. अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ से आपको कितना कैल्शियम प्रतिदिन इस वुमेन को देना है, तो आप बताएंगे 1000 mg और लैक्टेशन के दौरान 1500 mg प्रतिदिन कैल्शियम देना है. क्वेश्चन नंबर 8. HIV post exposure prophylaxis should be started within. अगर कोई पर्सन HIV एक्सपोजर हो जाता है तो उसमें प्रोफाइलैक्सिस कितने समय में शुरू कर देना चाहिए. मान लीजिएगा कोई नर्सिंग ऑफिसर ऐसे किसी पेशेंट की केयर कर रहा है जो कि HIV से सफरिंग है और अचानक उसे इस पेशेंट को दी गई निडल से निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो इस सिचुएशन में आप कितने समय में प्रोफाइलैक्सिस शुरू कर देंगे. 24 आवर्स में, 48 आवर्स में, 72 आवर्स में या 6 आवर्स में. The right answer is option C. किसी भी मेथड से HIV एक्सपोजर होने पर, चाहे वो सेक्सुअल हो या निडल स्टिक इंजरी हो, पर्सन को प्रोफाइलैक्टिकली 72 आवर्स के अंदर अंदर ट्रीटमेंट शुरू करवा लेना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9. Best method for screening for early detection of carcinoma breast in young women. किसी यंग वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने का सबसे बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड कौन सा है, ये आपको बताना है. रेगुलर एक्सरेज, सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, रेगुलर बायोप्सीज. The right answer is option B. याद रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड के रूप में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को माना जाता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. स्क्रीनिंग टेस्ट आर नॉट द कंफर्म टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 10. A client telephones the emergency room stating that she thinks that she is in labor. The nurse should tell the nurse that labor has probably begun when. एक प्रेग्नेंट क्लाइंट के द्वारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फ़ोन करके कहा जाता है कि उसे लगता है कि उसे लेबर शुरू हो चुका है. एज अ नर्स आप जानते हैं कि जब लेबर शुरू होता है उस समय कौन सा इवेंट देखने को मिलेगा. आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, हर कॉन्ट्रैक्शंस आर 2 मिनट्स अपार्ट. लेबर वास्तव में उस समय शुरू माना जाएगा जब वुमेन को हर 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हों. ऑप्शन बी, शी हैज़ बैक पेन एंड ब्लडी डिस्चार्ज. वुमेन में जब बैक पेन होने लगे और ब्लडी डिस्चार्ज निकले. ऑप्शन सी, शी एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. वुमेन को एब्डोमिनल पेन होने लगे और बार बार यूरिन पास होने लगे. ऑप्शन डी, हर कॉन्ट्रैक्शंस आर 5 मिनट अपार्ट. या फिर हर 5 मिनट में उसे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हों. Which statement truly describes the true labor has begun?
The right answer is option D. जब वुमेन को हर 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अब वुमेन में लेबर शुरू हो चुका है और इसे अब लेबर रूम तक ले जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में कहा गया था कि अगर हर 2 घंटे में कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे तब तक हम लेबर की शुरुआत नहीं मानेंगे, जो कि गलत है। 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो इसका मतलब है लेबर काफी पहले शुरू हो चुका है और पेशेंट को अभी तक लेबर में लेकर आ जाना चाहिए था। सो इट वॉज नॉट करेक्ट, इट इज अ लेट सिचुएशन। शी हैज बैक पेन एंड ब्लडी डिस्चार्ज। वुमेन को कभी भी बैक पेन होने तक या ब्लडी डिस्चार्ज होने तक वेट नहीं करना है। उसे तो कॉन्ट्रैक्शंस 5 मिनट में आ रहे हों तभी रिपोर्ट कर देना चाहिए। और अगर वुमेन को एब्डोमिनल पेन है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है तो ये प्रेगनेंसी और लेबर से संबंधित नहीं है। ये हो सकता है इस वुमेन को किसी प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Question number 11. Position used for flatus tube insertion is, किसी भी पर्सन में यदि गैस को रिमूव करवाना है, फ्लैटस को पास कराना है, तो इसके लिए फ्लैटस ट्यूब लगाई जाती है। और इस ट्यूब को लगाते समय कौन सी पोजीशन देनी है ये आपको बताना है। लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, नी चेस्ट या पोन पोजीशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आपको पेशेंट में यदि एनिमा लगाना हो या फ्लैटस ट्यूब इंसर्ट करनी हो, दोनों ही सिचुएशंस के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन सही है। सिंपली कहें तो लेफ्ट लेटरल का मतलब है पेशेंट को बाईं करवट पर लिटाना। क्वेश्चन नंबर 12. कोन शेप्ड और ओवल शेप्ड। कोन शेप्ड और ओवल शेप्ड ड्रग which is inserted into rectum and which melts at body temperature known as। कोन के आकार या ओवल शेप की वह मेडिसिन जो कि क्लाइंट के रेक्टम में इंसर्ट की जाती है और बॉडी टेम्परेचर पर यह मेडिसिन मेल्ट हो जाती है, इस प्रकार की मेडिसिन को आप क्या कहेंगे? सपोसिटरी, एनिमा, फॉलिस कैथेटर, रेक्टल ट्यूब। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रेक्टम रूट से इंसर्ट की गई टैबलेट जो कि बॉडी टेम्परेचर पर पिघलकर एब्जॉर्ब होती है, सपोसिटरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13. सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इवैक्यूएंट एनीमा इज। आपको बताना है कि इवैक्यूएंट एनीमा देने के लिए किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है? सॉप एंड वाटर, नॉर्मल सलाइन, टैप वाटर, ऑल द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इवैक्यूएंट एनीमा लगाने के लिए हम सोप एंड वाटर, नॉर्मल सलाइन, टैप वाटर, इन तीनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. सीवियर एस्फाइक्सिया इज इंडिकेटेड बाय एन अबगार स्कोर ऑफ। कितना अबगार स्कोर मिलने पर आप कह सकते हैं कि बच्चे को सीवियर एस्फाइक्सिया है? एस्फाइक्सिया का मतलब होता है कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, रेस्पिरेशन रिलेटेड डिस्ट्रेस में है। ऑप्शन ए 7 to 9, ऑप्शन बी 3 to 5, ऑप्शन सी 0 to 3, ऑप्शन डी 5 to 7। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा
0 से 3 अपगार स्कोर होना सीवियर एस्फाइक्सिया कंडीशन को बताता है। अपगार स्कोर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रीवियस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अपगार is a quick test performed on the baby at 1 and 5 minutes after birth. बच्चे के जन्म लेने के बाद 1 मिनट और 5 मिनट की एज पर अपगार स्कोर चेक किया जाता है। वर्जीनिया अपगार इंट्रोड्यूस्ड द अपगार स्कोर। वर्जीनिया अपगार के द्वारा इस अपगार स्कोर को दिया गया था। सिंपली याद रखिएगा, अपगार स्कोर एक ऐसा मेथड है जो कि ये बताता है कि जन्म के बाद बच्चा ठीक है या नहीं। द अपगार टेस्ट इज डन बाय डॉक्टर, मिडवाइफ और नर्सेज। द प्रोवाइडर एग्जाम्स द बॉडीज। देखिएगा, अपगार टेस्ट को डॉक्टर, मिडवाइफ या नर्स के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है और इस स्कोरिंग सिस्टम में हम 5 चीज़ों का असेसमेंट करते हैं। यहाँ पर हम बच्चे के ब्रीथिंग एफर्ट्स को चेक करते हैं, हार्ट रेट को चेक करते हैं, मसल टोन को चेक करते हैं, रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं और स्किन कलर को चेक करते हैं। Each category is scored with 0, 1, 2 depending on the observation condition। देखिएगा, यहाँ पर जो भी कंडीशंस बताई गई हैं, जो भी फंक्शंस बताए गए हैं जिनका हम असेसमेंट करते हैं, हर एक असेसमेंट पर बच्चे में कैसी फाइंडिंग है उसे हम 0, 1 और 2 देते हैं। अगर सीवियरली एब्सेंस है इस सिम्टम की तो आप इसे 0 देंगे और एवरेज होने पर 1, और मान लो बच्चा नॉर्मल है तो उसमें हम 2 स्कोर देंगे। An apgar score is 7 to 10 means a newborn is good to excellent health, usually only require routine post delivery care। अगर अपगार स्कोर जन्म के बाद 7 से 10 के बीच आता है तो इसका मतलब है बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और इसको अब किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा इंटरवेंशन या मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को सिर्फ नॉर्मली पोस्ट डिलीवरी जो केयर दी जाती है उसे ही देने की आवश्यकता है। An apgar score 4 to 6 means a baby is in fair condition and may require some resuscitation measure। अगर अपगार स्कोर 4 से 6 के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ रिसस्टिटेशन मीजर्स की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन इतना बच्चा डिप्रेस नहीं है, चिंता की बात नहीं है। याद रखिएगा, An apgar score under 4 means a newborn is in poor condition and needs immediate medical attention। अगर बच्चे में अपगार स्कोर 4 से कम आया तो हम सभी को अलर्ट हो जाना है कि बच्चे पर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हमें तुरंत बच्चे को रिसस्टिटेट करना है, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे ट्रीटमेंट देना है, CPR आदि देना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 40 to 60 per minute, 60 to 100 per minute, 20 to 30 per minute, 10 to 20 per minute। Important question. The right answer is option A। याद रखिएगा, न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 40 to 60 पर मिनट होती है।
न्यूबॉर्न में 40 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट होती हैं। अगर अडल्ट का आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 12 to 20 पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 16, a new diabetic learning to administer his insulin. He receives 10 units of NPH and 12 units of regular insulin each morning. Which of the following statement reflects the understanding of the nurse's teaching? एक पेशेंट जो कि न्यूली डायबिटिक डायग्नोज हुआ है और उसे 10 यूनिट्स एनपीएच और 12 यूनिट रेगुलर इंसुलिन लेना है हर सुबह, तो इस प्रिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग नीचे बताए 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कहता है व्हेन ड्रॉइंग अप माय इंसुलिन आई शुड ड्रॉ अप रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट। जब मैं एनपीएच और इंसुलिन जो मुझे मॉर्निंग में लेना है इन्हें ड्रॉ करूंगा, सिरिंज में भरूंगा, तो पहले मैं रेगुलर इंसुलिन को विड्रॉ करूंगा। ऑप्शन बी कहता है व्हेन ड्रॉइंग अप माय इंसुलिन आई शुड ड्रॉ अप एनपीएच फर्स्ट। मैं रेगुलर और एनपीएच में से एनपीएच इंसुलिन को पहले निडल में फिल करूंगा। ऑप्शन सी कहता है इट डजंट मैटर विच इंसुलिन आई ड्रॉप फर्स्ट। ये इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा इंसुलिन पहले निडल में भर रहा हूं, सिरिंज में भर रहा हूं। आई कैनॉट मिक्स द इंसुलिन सो आई विल नीड 2 शॉट्स। मैं इन दोनों इंसुलिन को मिक्स नहीं कर सकता, इसलिए मुझे दोनों को अलग अलग निकाल कर बॉडी में अलग अलग बार में लेना है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा एनपीएच इंसुलिन और रेगुलर इंसुलिन इन दोनों को जब आपको लेना होता है तो सबसे पहले आप रेगुलर इंसुलिन को सिरिंज में फिल करेंगे और फिर एनपीएच को आप फिल करेंगे। रेगुलर इंसुलिन एकमात्र ऐसा इंसुलिन है जिसे आप दूसरे किसी भी प्रकार के इंसुलिन से मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसे आप आईवी रूट से भी दे सकते हैं। रेगुलर इंसुलिन शुड बी ड्रॉन अप बिफोर द एनपीएच। एनपीएच का फुल फॉर्म है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजिड्रॉन इंसुलिन। इसे आप आइसोफेन इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजिड्रॉन इंसुलिन also known as isophane insulin. Next question. A 4 years old with cystic fibrosis has a prescription of Viokace pancreatic enzyme to prevent malabsorption. The correct time to give pancreatic enzyme is. किसी 4 साल के बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन हो गई है। इस बच्चे को वियोकेस पैंक्रियाटिक एंजाइम देना है। आपको बताना है कि इस एंजाइम को देने का सही समय क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं 1 आवर बिफोर मील्स, खाना खाने से 1 घंटा पहले। ऑप्शन बी खाना खाने से 2 घंटे पहले। ऑप्शन सी विथ ईच मील एंड स्नैक, हम हर मील और स्नैक के साथ इसे देंगे। ऑप्शन डी एम्प्टी स्टमक, इसे हम खाली पेट देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा वियोकेस पैंक्रियाटिक एंजाइम जो कि माल एब्जॉर्प्शन को रोकता है, इसे हमेशा खाने के साथ देना चाहिए। इसका काम है कि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 19.
लॉक जॉ इज अ सिम्टम ऑफ। आपको बताना है कि लॉक जॉ किस डिजीज का सिम्टम है। टिटनस, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, पोलियोमाइलाइटिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। लॉकजॉ, जिसे आप ट्राइसमस के नाम से भी जानते हैं, ये टिटनस डिजीज में पाया जाता है, देखे जाने वाला इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। टिटनस डिजीज जो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होने वाला डिजीज है। ये एक बैक्टीरिया है जो कि पर्सन के शरीर में जाने के बाद हार्मफुल टॉक्सिन्स का रिलीज करता है और ये टॉक्सिन्स पर्सन के मसल्स को लॉक कर देते हैं। यानी इस इन्फेक्शन के बाद इस डिजीज कंडीशन में पर्सन के मसल्स पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाते, जकड़ जाते हैं और जिसके कारण से पर्सन में धीरे धीरे रेस्पिरेशन सीज हो जाता है, बंद हो जाता है और पर्सन की डेथ तक हो सकती है। The first sign of tetanus in neonate usually inability to suck or breastfeed and excessive crying। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टिटनस होने पर किसी नियोनेट में सबसे पहले कौन सा साइन देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे कि बच्चा ब्रेस्ट को सक नहीं कर पाएगा फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग और बहुत ही ज़्यादा क्राई करेगा, रोएगा। अब बात करते हैं कार्डिनल साइंस ऑफ टिटनस की। टिटनस होने पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस डिजीज में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ट्राइसमस, जिसे आप लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ। देखिएगा, टिटनस होने पर पर्सन का जो जबड़ा है, जॉ है, वो अकड़ जाता है। इस वजह से जो पेशेंट है वो चाहकर भी अपना माउथ ओपन नहीं कर पाता, कुछ भी खा पी या बोल नहीं पाता। ऐसा देखने पर महसूस होता है कि किसी ने पर्सन के जॉ को, जबड़े को जकड़ लिया हो, लॉक कर दिया हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है रीसस आर्डोनिकस, फोर्स्ड ग्रेन एंड रेज्ड एयरबो आईब्रोज। याद रखिएगा, पेशेंट का फेस देखने पर एक एबनॉर्मल अपीयरेंस देता है। उसकी आईब्रोज ऊपर की तरफ रहती हैं, जॉ लॉक्ड रहता है। थर्ड आता है ओपिस्थोटोनस पोजीशन, बैकवर्ड आर्चिंग ऑफ स्पाइन। आपने योगा देखा होगा, योगा में एक आसन होता है जिसे आप चक्रासन के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है, पर्सन अपने दोनों हाथों और पैरों के बल इस प्रकार से उल्टा खड़ा होता है। ऐसी ही कुछ शेप ओपिस्थोटोनस पोजीशन कहलाती है, जो कि आपको टिटनस के पेशेंट में देखने को मिलती है। पर्सन एक धनुष की तरह, बो की तरह आर्च्ड बॉडी हो जाता है, बैकवर्ड आर्चिंग हो जाती है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये तीनों ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि आपको टिटनस में देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज। आपको बताना है कि मैग्नीशियम सल्फेट का क्या एक्शन होता है। ऑप्शन ए, सीएनएस डिप्रेसेंट एंड एंटी कन्वल्सेंट। ये सीएनएस को डिप्रेस करता है और कन्वर्जेंस को रोकता है। ऑप्शन बी, डाइटरी सप्लीमेंट। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में काम आता है। ऑप्शन सी, मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी कन्वल्सेंट। ये मसल्स को रिलैक्स करके कन्वर्जेंस को रोकता है। या फिर सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट एक सीएनएस डिप्रेसेंट है जो कि कन्वर्जेंस को रोकता है। मैग्नीशियम सल्फेट डिप्रेसेस द CNS by decreasing the acetylcholine release from the nerve ending।
मैग्नीशियम सल्फेट हमारे सीएनएस में मौजूद नर्व्स की एंडिंग से रिलीज होने वाले एसिटाइल कोलिन के सिक्रीशन को कम करके जो एक्टिविटी होती है उसे कम करता है, डिप्रेस करता है। इट ऑल्सो ब्लॉक्स द कैल्शियम चैनल, ये कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करता है। थैंक यू so much everyone for watching this complete video. Best of luck.